लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम 20 जून के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया न्यू मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 14 खारिफ क्रॉप्स, जिसे मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है, जैसे कि राइस, पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी, कॉटन, ये सारी खारिफ क्रॉप्स हैं। देन नीरज चोपड़ा ने जीता गोल्ड मेडल एट पावो नूर्मी गेम्स इन फिनलैंड। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। First is PM Modi inaugurates Net Zero नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इन राजगीर, बिहार। तो कहाँ इनोग्रेट हुआ है? राजगीर, जो कि है बिहार स्टेट में। सो एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है विद 100 एकर्स ऑफ वाटर bodies. The Parliament of India established Nalanda University through Nalanda University Act 2010. तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुई थी 2010 में, बेस्ड ऑन डिसीजंस टेकन एट द ईस्ट एशिया समिट्स इन 2007 एंड 2009। बिकॉज नालंदा यूनिवर्सिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हेरिटेज ऑफ मैनी कंट्रीज एंड एशिया इज लिंक्ड टू नालंदा। वही बात जो मैंने आपको बताई कि इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो काफी कंट्रीज के साथ इसका एक रिलेशन है, which flourished for 800 years before its destruction in the 12th century। तो ये अराउंड 400 एडी के अराउंड एस्टैब्लिश हुई थी और इसका डिस्ट्रक्शन हुआ था अराउंड 12th century। Asian members and ambassadors from 17 participating countries attended the inauguration along with External Affairs Minister S. जयशंकर। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये रहे चीफ मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार जी, ये रहे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। अगर हम नालंदा यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री की बात करें तो 563 बीसी में बॉर्न गौतम बुद्धा एस सिद्धार्था। तो बुद्धा का जन्म हुआ था एस सिद्धार्था 563 बीसी में इन लुम्बिनी गार्डन्स कपिलावस्तु, जो कि नेपाल में है। देन एट द एज ऑफ 35 ही रीच्ड बोध गया, सैट अंडर अ पीपल ट्री अलोंगसाइड रिवर निरंजना, जहां पे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था, जो कि एक पाली टर्म है निर्वाणा। सो मोक्ष एक पाली टर्म निर्वाणा, बोध गया इन्होंने अपना मोक्ष प्राप्त किया। आफ्टर निर्वाणा ही वॉज कॉल्ड बुद्धा। तो सिद्धार्था ने जब मोक्ष प्राप्त किया तो उसके बाद उनको बुद्धा कहना शुरू कर दिया लोगों ने। तो बुद्धिज्म का राइज कैसे हुआ? मगध किंगडम 600 टू 321 बीसी में बुद्धिज्म का राइज शुरू हुआ जब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर एंड सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल विशाली में हुई। देन मौर्यन एम्पायर 321 टू 187 बीसी, यहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई पाटलिपुत्रा में बाय अशोका द ग्रेट। देन पोस्ट मौर्यस के टाइम पे बुद्धिज्म स्प्लिट हो गया इनटू महायाना, जिसमें बुद्धा को गॉड माना जाता था, एंड हीनायाना, जिसमें बुद्धा को टीचर माना जाता था, ड्यूरिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि अराउंड 72 एडी हुई। सो 72 एडी के अराउंड बुद्धिज्म स्प्लिट हो गया इनटू महायाना एंड हीनायाना। उसके बाद गुप्तास के टाइम पे उनके एक रूलर थे, रूलर कुमार गुप्ता। तो गुप्तास ने रूल किया 320 एडी टू 606 एडी। तो अराउंड फोर्थ एंड फिफ्थ सेंचुरी एडी के अराउंड उनके रूलर थे कुमार गुप्ता, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया। नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया ऑन द लाइंस ऑफ महायाना बुद्धिज्म। तो महायाना बुद्धिज्म हमने अभी देखा, जिसमें बुद्धा को गॉड माना जाता है, बुद्धा एज गॉड। देन हर्षा के टाइम पे भी बुद्धिज्म राइज पे रहा। देन राजपूत के टाइम पे बुद्धिज्म प्रैक्टिकली एक्सटेंट हो गया इंडिया में, तो अराउंड 12th सेंचुरी एडी। तो 12th सेंचुरी के अराउंड बुद्धिज्म के सेंटर डिस्ट्रक्शन हुआ, करप्ट प्रैक्टिसेस होने लगी बुद्धिस्ट सेंटर्स में, तो उसी के अराउंड जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी भी थी उसकी भी डिस्ट्रक्शन हुई, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। सो ये रही ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको एस्टैब्लिश किया था कुमार गुप्ता ने ऑन द लाइंस ऑफ महायाना बुद्धिज्म। नेक्स्ट इज नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड मेडल एट पावो नूर्मी गेम्स इन फिनलैंड। तो पावो नूर्मी गेम्स रिसेंटली हुई इन फिनलैंड, टुर्कू टुर्कू फिनलैंड में हुई, जहां पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस जैवलिन थ्रो एट पावो नूर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट। तो ये हमें याद रखना है, नीरज चोपड़ा इंडिया से हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस जैवलिन थ्रो एट पावो नूर्मी गेम्स इन टुर्कू फिनलैंड। इनका बेस्ट थ्रो था 85.97 मीटर। तो इन्होंने जो थ्रो किया था 85.97 मीटर, जो इससे जीते। नेक्स्ट इज ध्रुवा स्पेस थाईबोल्ट सैटेलाइट्स कंप्लीट 15,000 ऑर्बिट्स। तो ध्रुवा स्पेस एक हैदराबाद स्पेस टेक स्टार्टअप है। तो फर्स्ट फैक्ट हमें ये याद रखना है, ध्रुवा स्पेस हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक स्टार्टअप है, जिसने अपना मेडन मिशन थाईबोल्ट 1 एंड थाईबोल्ट सैटेलाइट के साथ पूरा किया।
द सैटेलाइट्स वर बिल्ट यूजिंग द ध्रुवा स्पेस पी डॉट प्लेटफॉर्म, जो कि एक पिकोसाइट प्लेटफॉर्म है, जो कि सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में डालता है जिनका वेट बिटवीन 1 to 24 kg है। तो 1 to 24 kg की सैटेलाइट्स को ये हैंडल करता है। These satellites have securely deorbited after completing 15,000 orbits around the Earth. तो इसने 15,000 टाइम अर्थ को ऑर्बिट किया, उसके बाद ये डीऑर्बिट हो गया अभी। लॉन्च अबॉर्ड इसरो PSLV C54 मिशन। तो ये सैटेलाइट इसरो के PSLV C54 मिशन के तहत गए थे 2022 में। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। PSLV C54 मिशन जो कि 2022 में लॉन्च हुआ था, उसी मिशन के तहत ये सैटेलाइट्स स्पेस में गई थी, एंड दिस अचीवमेंट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द कंपनी। इंटरनेशनल योगा डे 2024 थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल ऑन जून 21, मीन्स ये कल सेलिब्रेट किया जाएगा, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा। सो ये डे डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2014 में, जिसको प्रपोज किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो दिसंबर 11 2014 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इसको स्पेशल डे डिक्लेयर किया था, फॉलोइंग a proposal by Indian Prime Minister Modi. The 10th International Day of Yoga will be celebrated on June 21, जो कि कल है, carries the theme Yoga for Self and Society. तो आजकल के एग्जाम ट्रेंड्स में थीम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। According to media reports, Prime Minister Modi is set to commemorate this year's International Day of Yoga on June 21. तो प्राइम मिनिस्टर हर साल एक नई जगह पे योगा सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ में हुआ था, ऋषिकेश में हुआ था। तो इस साल एज पर मीडिया रिपोर्ट्स दल लेक श्रीनगर में ये ऑब्जर्व किया जाएगा। दल लेक इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में योगा डे कमेमोरेट किया जाएगा बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 कंक्लूड्स इन बॉन जर्मनी। तो बॉन कहाँ है? जर्मनी में। The 60th session of the UNFCCC subsidiary bodies SB60, also known as the Bonn Climate Change Conference, aim to pave the way for UNFCCC COP29 conference by tackling critical issues related to climate actions. So these are pre-climate discussions. तो एक कॉन्फ्रेंस होती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो कि इस साल बाकू अजरबैजान में होगी। तो उससे पहले ये प्री क्लाइमेट डिस्कशंस हुई है ऑन बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जिसको बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। द अपकमिंग यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, जो हमने देखा कि अपने एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है UNFCCC COP21, जो कि इस साल होगी बाकू अजरबैजान में फ्रॉम नवंबर 11 to 22 2024। सो दीज आर द मिडवे डिस्कशंस। दीज आर द मिडवे डिस्कशंस कि हम जो भी टारगेट्स इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करेंगे उसको अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि नेट जीरो emissions and transition away from fossil fuels. Indian national ultimate frisbee team wins silver at 2024 Asia Oceanic Championship in Japan. तो इंडियन नेशनल अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम पुट अ वेलियंट एफर्ट इन द फाइनल्स ऑफ एशिया ओशियनिक बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप। तो ये चैंपियनशिप कहाँ हुई? ये चैंपियनशिप हुई जापान में, और इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता आफ्टर अ हार्ड फॉट मैच अगेंस्ट द फिलीपींस विद अ फाइनल स्कोर ऑफ 9-12। तो इसकी विनर कौन थी? फिलीपींस। दिस टूर्नामेंट फीचर्ड 16 टीम्स। इस टूर्नामेंट में टोटल 16 टीम्स थी फ्रॉम अक्रॉस एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। नेक्स्ट इज एनवीडिया बिकम्स वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि एनवीडिया ने एप्पल को सरपास किया एज द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो कुछ दिन पहले एनवीडिया ने सेकंड पोजीशन हासिल की थी, बट अब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को भी टेक ओवर कर लिया है। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को भी टेक ओवर कर लिया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है और इसका हेडक्वार्टर है सेंटा क्लारा, कैलिफोर्निया। तो इसका हेडक्वार्टर हमें याद रखना है, सेंटा क्लारा, कैलिफोर्निया। It is a software and fabless company which designs and supplies graphics processing units, application program interfaces for data science and high performance computing. तो ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी सप्लाई करता है, एप्लीकेशन एपीआईज को भी फॉर डाटा साइंस एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, और ये डोमिनेंट सप्लायर भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। इंडियाज फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल मत्स्य 6000। इंडिया का पहला मैन्ड सबमर्सिबल
मत्स्य 6000 टू एक्सप्लोर सीक्रेट्स ऑफ डीप सी। तो ये इंडिया का फर्स्ट मैन डीप ओशन मिशन है जो कि डीप सी में जाएगा। तो इंडिया इसी के साथ सिक्स्थ कंट्री बनेगा विद द डीप सी मिशन, प्लानिंग द फर्स्ट हार्बर ट्रायल एट 40 to 50 meters डेप्थ बाय सितंबर 2024। तो 6000 इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 6000 मीटर की बिलो दी ओशन सरफेस। तो ओशन सरफेस के 6000 मीटर ये नीचे जाएगा, जिसमें 3 लोग जाएंगे टू 6 किलोमीटर ओशन डेप्थ इन सेल्फ प्रोपेल्ड सबमर्सिबल, और ये एक्सप्लोर करेगा डीप सी रिसोर्सेज को and biodiversity assessment. The Matsya 6000, a three-person submersible developed by Chennai's National Institute of Ocean Technology। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मत्स्य 6000 है क्या? तो एक मैन सबमर्सिबल डीप ओशन मिशन है जो कि डेवलप किया है चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है, चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने इसे डेवलप किया है। इसे 80 मिलीमीटर थिक टाइटेनियम अलॉय से बनाया है, or it can operate for 12 to 16 hours with a 96-hour oxygen supply. This mission is expected to boost India's economy significantly. तो इंडिया की इकोनॉमी कैसे सिग्निफिकेंटली बूस्ट होगी? रिसोर्सेज से। तो डीप सी में कुछ रिसोर्सेज भी होंगे जिसको ये एनालाइज करेगा कि इंडिया के लिए क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे 2024, combating सिकल सेल एनीमिया इन इंडिया। सो सिकल सेल डे ऑब्जर्व किया जाता है जून 19 को। जून 19 को ये ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट सिकल सेल डिजीज, जो कि एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। तो ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल डिजीज क्या है? एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। 2008 में यूएन का रेजोल्यूशन आया था, यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन ने इसे एस्टैब्लिश किया था टू इन्फॉर्म द पब्लिक एंड स्टेक होल्डर्स अबाउट अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। तो इस बीमारी में अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साल की थीम है होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, एम्फसाइज इंप्रूविंग केयर एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ फॉर पेशेंट्स वर्ल्ड वाइड। तो कुछ स्लाइड पहले हमने देखा कि 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम देख रहे हैं जून 19 को सिकल सेल अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो डेज एंड थीम्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी थीम याद रखनी है और योगा डे की भी थीम हमें याद रखनी है। नेक्स्ट इज सेंटर अप्रूव्स न्यू मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 14 खारिफ क्रॉप्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अप्रूव किया फॉर 14 खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स को मानसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। तो अभी जो सीजन चल रहा है जून जुलाई अगस्त सितंबर वाला, ये खारिफ क्रॉप्स का सीजन है और इसी टाइम मानसून आता है। तो उसी टाइम पे इनको हार्वेस्ट एंड कल्टीवेट किया जाता है बिटवीन अप्रैल एंड अक्टूबर डिपेंडिंग ऑन द एरिया। तो मेजर खारिफ क्रॉप्स राइस, जवार, बाजरा, रागी, मेज, मूंग, तूर, these are pulses, सोयाबीन ऑयल, नाइजर सीड एंड कॉटन। तो खारिफ क्रॉप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि इनमें से कौन कौन सी क्रॉप्स खारिफ क्रॉप्स हैं। The increase in MSP for Kharif crops for marketing season 2024-25 is in line with the Union Budget 2018-19। तो यूनियन बजट 2018-19 में ये माना गया था कि जो MSP है उसको एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे सेट किया जाएगा। तो हम देख सकते हैं जैसे कि राइस, जिसको पैडी भी कहा जाता है, उसकी पहले MSP थी 2183 रुपीज, अब वो 2300 रुपये हो चुकी है, जिसको 117 रुपीज से इंक्रीज हो गया। देन ज्वार, बाजरा, रागी, मेस, पल्सेस सारी हमें नहीं याद रखनी, कुछ कुछ हमें याद रखनी है। जैसे पैडी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका याद रखना है। देन कॉटन, जिसका पहले था 6620 रुपीज, अब हो गया 7121 रुपीज, और 501 से इसको इंक्रीज किया जाएगा। Now let us see the appointments of the day. First is Ajit Kumar KK. Ajit Kumar KK has been appointed as the Managing Director and CEO of Dhanlaxmi Bank. तो धनलक्ष्मी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बने हैं अजीत कुमार केके। अगर हम धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो ये फाउंड हुआ था 14 नवंबर 1927 में, और एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है थ्रीसुर, केरला में। तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। अजीत कुमार केके ये धनलक्ष्मी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं, और धनलक्ष्मी बैंक फाउंड हुआ था 14 नवंबर 1927 में, जो कि हेडक्वार्टर थ्रीसुर, केरल में। नेक्स्ट इज राजीव अग्रवाल। तो पेटीएम ने राजीव अग्रवाल को
अपॉइंट किया है एज ए नॉन एग्जेक्टिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये पहले होल टाइम डायरेक्टर थे सेबी के, इससे पहले ये होल टाइम डायरेक्टर थे सेबी के, अब इन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया पेटीएम का। तो पेटीएम फाउंड हुआ था 2010 में बाय विजय शेखर शर्मा। तो इनके फाउंडर भी याद रखना है, पेटीएम 2010 में फाउंड हुआ था बाय विजय शेखर शर्मा, इज ए लीडिंग इंडियन फिनटेक ऑफरिंग डिजिटल पेमेंट्स, वॉलेट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड लास्ट इज अश्विनी कुमार, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं जिन्हें कमीशन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया गया है। तो दिल्ली एमसीडी के ये कमिश्नर अपॉइंट किए हैं विद इमीडिएट इफेक्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। So that is it for daily current affairs session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.